तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल सीयूटी इंडिया में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं जयवीर सिंह आपके लीगल सेगमेंट को कवर कर रहा हूं। हम बीएलएलबी और एलएलबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे टॉर्ट लॉ पे। टॉर्ट में हम देखेंगे, आज हम इस पूरे लेक्चर में टॉर्ट लॉ खत्म कर देंगे। जैसा कि मैं कहा था कि आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करिए, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप लिखा करिए। जबकि हर लेक्चर जितने भी लॉ पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाया गया, आज टॉर्ट पढ़ाया जाएगा। इस पे आपको एक एमसीक्यू का सेशन भी लिया जाएगा। आज हम टॉर्ट में सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट में सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है बेसिकली एक रॉन्ग, एक गलती। टॉर्ट मतलब होता है गलती, बट ये जो रॉन्ग है ये एक सिविल रॉन्ग है। इट इज नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है हम उस पर देखेंगे कि टॉर्ट एसेंशियली मीन्स द रॉन्ग एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉर्टम। टॉर्ट शब्द आया कहां से है? एक लैटिन वर्ड है टॉर्टम। टॉर्टम का मतलब होता है टू ट्विस्ट और क्रुक्ड, कोई चीज मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड फॉर्म में। जैसे ऐसे ऐसे होता है डीएनए, ये होता है टू ट्विस्टेड और क्रुक्ड। तो सबसे पहले हमें यहां ध्यान कर देना है कि टॉर्ट कहां से आया, कौन से वर्ड से मिलकर बना है, तो वो है टॉर्टम। टॉर्टम का मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड और क्रुक्ड। और टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग, बट बेसिकली इट इज अ सिविल रॉन्ग, इट इज नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग। इन लॉ tort is defined as a civil wrong or a wrongful act of one either intentionally or accidental। ये जो रॉन्ग होता है टॉर्ट, ये या तो फिर एक्सीडेंशियल होगा या एक्सीडेंट से हो गया या फिर इंटेंशनली होगा। ये अब सबसे पहले हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि टॉर्ट होता क्या है और टॉर्ट में जो सिविल रॉन्ग है ये होता क्या है। जैसे देखिए, मान लीजिए इसका मैं एज ए एग्जांपल आपको समझाऊं। ये एक घर है, ठीक, ये दूसरा घर है। ऐसे कॉलोनीज में घर होते हैं। यहां पे घर है, यहां पे इन्होंने एक पेड़ लगाया है, ठीक, और यहां दूसरा इनका घर है, ये उनकी पूरी प्रॉपर्टी है। अब ये पेड़ इनकी जमीन में लगा है, इनके प्रॉपर्टी है, पर ये पत्ते यहां गिर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका पूरा ये एरिया गंदा होता है। डेली इनको सफाई करनी पड़ती है। अब ये क्या है? बेसिकली ये एक प्रकार का रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है। आप इनके प्रॉपर्टी में, इनकी किसी वजह से इनका प्रॉपर्टी में समस्याएं हो रही हैं, इनके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं। बेसिकली ये क्या है कि आप इनके प्रॉपर्टी में ये पत्ते गिर रहे हैं, ये ट्रेसपास है, ट्रेसपास टू लैंड, यानी ये पेड़ इनके प्रॉपर्टी में, पर समस्याएं इनको हो रही हैं। इस प्रकार के जो छोटे छोटे रॉन्ग होते हैं उसको हम टॉर्ट में लाते हैं। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, ये रोड है, एक आदमी यहां खड़ा है, ठीक, दूसरा आदमी से बाइक चलाते जा रहा है, मुंह में पान लिए हैं, ये यहां आके पान नीचे थूके, ये थूके और ये इनके ऊपर आ गया, इनके ऊपर कुछ छींटे पड़ गए। ये भी एक प्रकार का रॉन्ग है, ये भी इनके राइट के साथ इन्फ्रिंज हुआ है। यानी रोड पे चल रहे हैं, इनकी पूरी ये अधिकार है कि ये पूरे आसानी से चलेंगे, कोई इनको किसी प्रकार की समस्या नहीं करेगा। पर इनके द्वारा किया गया ये एक्ट इनको कहीं कहीं समस्या कर दिया, इनके कपड़े पे गिर गया पान, पूरा लाल कलर लग गया। ये एक प्रकार का रॉन्ग है जिसको हम टॉर्ट में देखते हैं। ऐसे बहुत होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जितने प्रकार के रॉन्ग होते हैं। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली टॉर्ट में किस प्रकार के रॉन्ग हम पढ़ेंगे। जो छोटे मोटे, जो डेली लाइफ में हमारी दूसरे की वजह से हमें समस्याएं होती हैं, हमारे वजह से किसी और को समस्या होती है, वो बेसिकली टॉर्ट में होती है। अब देखिए, मैंने आपको ऐसा एग्जांपल बताया, अब आपको लग रहा होगा कि फिर ये तो भारत में कहाँ ही होता है, ऐसे ऐसी समस्याएं तो डेली हम देखते हैं, गली में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर पे डेली ये सब होता है। अब क्या है कि इंडिया में टॉर्ट लॉ के अंदर बहुत केस नहीं किए जाते, क्योंकि इंडिया में टॉर्ट कमिट करना, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे सिविल रॉन्ग नॉर्मल बातें हैं, यहाँ हमेशा होते रहता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, बाहर कोई बैठा होगा, उसको यदि आवाज से मेरे प्रॉब्लम हो रही है, ये एक प्रकार न्यूसेंस है। यानी वो अपनी प्रॉपर्टी में बैठा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी में कुछ बोल रहा हूं और उसको समस्याएं हो रही है, ये भी टॉर्ट के अंदर आएगा। यानी मैं कुछ बोल रहा हूं, इससे उसकी समस्या हो रही है, इवन दो वो अपने प्रॉपर्टी में बैठा है, मैं अपने कमरे में हूं, ये भी टॉर्ट में आते हैं। इंडिया में टॉर्ट लॉ के अंदर बहुत ज्यादा केसेस किए नहीं जाते। टॉर्ट लॉ वैसे भी कॉमन लॉ का सिस्टम है, यानी ये पूरा जुडिशियल सिस्टम पे आया है। ये पूरा एक स्टैट्यूज में, इसमें कोई सेक्शंस और आर्टिकल नहीं है, ये कहीं लिखा गया नहीं है। जो जजमेंट आते गए उस हिसाब से टॉर्ट आज तक चलते आया है पूरा। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो व्हाट इज टॉर्ट ये आप समझ चुके हैं। अब हमें यहां एक चीज समझने की जरूरत है कि क्रिमिनल केस और सिविल केस, बेसिकली टॉर्ट लॉ जो भी है ये एक सिविल केस है, इसमें क्रिमिनल्स का कोई लेन देन नहीं है। कुछ ऐसे टॉर्ट होते हैं जो सिविल और क्रिमिनल दोनों में आते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो हमारे क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि विक्टिम जो है, यानी मान लीजिए एक ए ने, यहां समझिए, ए ने बी का मर्डर कर दिया, इसका मर्डर हो गया, या फिर इनका हाथ तोड़ दिया, या मान लीजिए इनका मर्डर हो गया, ये है विक्टिम, ठीक है, और इन्होंने किया, ये है एक्यूज्ड।
ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जो क्राइम करेगा वो है एक्यूज्ड, जिनके ऊपर क्राइम हुआ वो है विक्टिम। तो इन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि जो विक्टिम है, तो इनमें अब बी के फैमिली या बी से कोई मतलब नहीं है, बी पे अब स्टेट आ जाएगा, स्टेट लड़ेगा इसके बिहाफ पे। ए में क्या है कि इनकी फैमिली अब इनको डिफेंड करेगी, ये अपना एडवोकेट रखेंगे, सारी चीजें। पर बी में क्या होगा कि ये अब स्टेट, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो अपना वो एडवोकेट अपॉइंट करेंगे और ये अब सारी चीजें स्टेट के ऊपर हो गई, इनको डिफेंड करना, इनको जस्टिस दिलाना। अब इसमें बी की फैमिली का कोई रोल नहीं है। बट सिविल केसेस में क्या होता है कि यदि ए ने बी का कोई राइट इन्फ्रिंज किया, मान लीजिए इसके घर के सामने खूब गाना बजाना डेली बजाता है, ये ना पढ़ पाता है, ना सो पाता है, कुछ नहीं कर पाता। इसमें क्या है कि बी खुद जाके केस फाइल करेंगे और बी लड़ेंगे केस, यानी बी अपना एडवोकेट रखेंगे और सारी चीजें अब इन्हें देखनी पड़ेगी। इसमें ए बी इंडिविजुअल, पूरा इंडिविजुअल राइट्स हो जाएंगे। पर इसमें क्या है कि जो विक्टिम है वो उसके वो स्टेट उसके बिहाफ पे केस लड़ेगा। अब इसमें क्या देखिए, सिविल केस, क्रिमिनल केस में मैंने बता दिया कि ये है एक्यूज्ड जिन्होंने क्राइम किया, और ये है विक्टिम जिनके ऊपर क्राइम हुआ। इवन दो, इसका मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको। सबसे पहले हम क्रिमिनल की बात करें, एक्यूज्ड और विक्टिम ये होते हैं। और हम सिविल की यदि बात करें तो यहां कौन होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। यानी अब देखिए सिविल केस में जैसे हम टॉर्ट का एग्जांपल लें, यहां पे एग्जांपल ले रहे थे कि ए बी के घर के सामने खूब, ए जो है गाना बजा रहा है बी के घर के सामने, ना ये सो पा रहा है ना पढ़ पा रहा है, कोई चीज नहीं। इसमें क्या है कि बी के राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ, तो बी है प्लेंटिफ। क्या है ये, प्लेंटिफ, जो मैंने यहां लिखा है। बी केस फाइल करेंगे ए के अगेंस्ट में। ए क्या है, डिफेंडेंट, ये अपने आप को डिफेंड करेंगे, ये बचाने का कोशिश करेंगे कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं गाना सिर्फ 1-2 दिनों के लिए बजा रहा था क्योंकि मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम था, जो भी चीज है, जो भी एक्सक्यूज देके अपने आप को डिफेंड करने का कोशिश करेंगे। इवन दो बी प्लेंटिफ है, बी केस फाइल करेंगे, अब पूरा सारी जिम्मेदारी ए और बी की होगी। इवन इन द क्रिमिनल केस ए और बी है अगर, तो इसमें अगर बी विक्टिम है तो बी की सारी जिम्मेदारी स्टेट उठाएगा। ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू। सेम चीजें यहां पे लिखी गई हैं कि सिविल एक्शन लाइक टॉर्ट सूट इज मतलब परस्यूड इन द सिविल कोर्ट वेयर द विक्टिम और द विक्टिम्स रिप्रेजेंटेटिव और द सर्वाइवर प्रोसिक्यूटेड, वही सेम चीजें जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि सिविल केसेस में वो केस फाइल करेंगे सिर्फ कंपेंसेशन के लिए। अब देखिए जो बेसिक डिफरेंस हमें समझना है आप वो भी समझ लीजिए। जैसे देखिए यहां हम बात कर ही रहे थे सिविल और क्रिमिनल की, एक मिनट। देखिए क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि यदि ए ने बी का मर्डर किया तो यहां पे ए को पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, पनिशमेंट, पनिशमेंट मिलेगा। अब ये पनिशमेंट ये भी हो सकता है कि इनको 7 साल की जेल, 2 साल की जेल, 1 साल की जेल, या फिर पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, या फिर फांसी की सजा हो गई, जो भी यहां पे आपको पनिशमेंट मिलेगा इस प्रकार का, और प्लस फाइन भी लग सकता है कुछ कुछ अपराध में कि पनिशमेंट प्लस फाइन दोनों होता है। अब देखिए सिविल केसेस में क्या होता है, आपको पनिशमेंट नहीं है, यहां पे सिर्फ कंपेंसेशन की बात होती है। किसकी, कंपेंसेशन की। कंपेंसेशन यानी यहां पे जो प्लेंटिफ केस फाइल करेगा डिफेंडेंट के खिलाफ, यानी किसी का यदि राइट इन्फ्रिंज हुआ, वो सामने वाले के खिलाफ केस फाइल करता है, तो वो सिर्फ कंपेंसेशन के लिए, मॉनेटरी वैल्यू, सिर्फ पैसे मिलेंगे। जो आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ उस हिसाब से जितने भी कोर्ट जो भी पैसे तय करेगा वो आपको पैसे मिलेंगे। इसमें ये नहीं कि आप डिफेंडेंट को ये कह दे कि नहीं अब इनको जेल होगा, नहीं, ये सिविल केसेस में नहीं है। सिविल केस में सिर्फ पेक्यूनरी एक शब्द होता है, पेक्यूनरी वो कंपेंसेशन का ही एक सिनोनिम्स मान लीजिए आप। पेक्यूनरी, मॉनेटरी वैल्यू और कंपेंसेशन, यहाँ सिर्फ पैसे के लिए केसेस किए जाते हैं। यानी यहाँ पे आपको जो भी चीज मिलेगा वही कंपेंसेशन एज ए मनी मिलेगा, इसमें आपको पनिशमेंट या फिर सजा नहीं मिलेगा। इंजंक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ पनिशमेंट। इंजंक्शन देखिए ये भी सिविल केसेस में मिलते हैं, इंजंक्शन भी आपको क्रिमिनल केसेस में नहीं मिलेगा। क्रिमिनल केस में जैसा मैंने आपको बात किया कि यहाँ पे पनिशमेंट होते हैं, इवन दो इन द सिविल केसेस, सिविल केस में पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन और द मॉनेटरी और पेक्यूनरी फॉर्म। अब देखिए इंजंक्शन क्या है कि कोर्ट ये ऑर्डर देता है, जैसे टॉर्ट लॉ में आप देखिए कभी कभी क्या होता है, दो लोग का घर बन रहा है, इसका एग्जांपल आप ऐसे समझिए, यहां दो प्रॉपर्टी है, एक इनकी प्रॉपर्टी है और यहां बी की प्रॉपर्टी है। ये अपने जमीन पे कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ये घर बनवा चुके हैं, ठीक।
अब ये जो बी की प्रॉपर्टी है, बी भी अपने जमीन पे कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं पर इनकी जमीन में घुस गए थोड़ा सा। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये भी जमीन इनकी है, इवन तो ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये जमीन हमारी है, ये कैसे यहाँ पे घर बनवा रहे हैं। तो ये अब सीधे कोर्ट को अप्रोच करेंगे और कहेंगे कि जज साहब ये हमारी जमीन में घुस के कोई भी घर बनवा रहे हैं। अब समस्या यहाँ फिर पैदा होगा कि अभी अब मान लीजिए ये घर का काम शुरू करवा चुके हैं, फिर डायरेक्ट काम रुका नहीं जा सकता है। कोर्ट क्या करेगा, एक ऑर्डर निकालेगा जिसको हम कहते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन ये भी टॉर्ट लॉ में या सिविल केसेस में ही इंजंक्शन निकाला जाता है। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्टे। आप गांव या शहर में कहीं गए होंगे तो आप सोचते होंगे कि कोर्ट ने स्टे लगा दिया, यानी ये यहाँ पे ये काम बिल्कुल रुक जाएगा। इंजंक्शन में बिल्कुल क्या होगा, कोर्ट जैसे इंजंक्शन ऑर्डर निकालेगा वैसे स्टे लग जाएगा, यहाँ पे इनका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद करा दिया जाएगा तब तक जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है। आई होप इंजंक्शन इज आल्सो क्लियर टू यू दैट व्हाट इज इंजंक्शन। So I hope it is clear to you that what is injunction। अब बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा क्या है, आप ये थोड़ा ध्यान दे दीजिए। Injunction are court's order that for example may prohibit the wrongdoer from harming the victims or prevent the former from the trespassing the latter's property। इंजंक्शन बेसिकली जो मैंने आपको समझाया वही है। इंजंक्शन एक ऑर्डर जो कोर्ट निकालती है, इस पे कोई काम चल रहा है तो उस पे स्टे लगाना, यानी ये काम रोक दिया जाए। जैसे कोई एक आदमी दूसरे की प्रॉपर्टी में बार बार ट्रेसपास आप कर रहे हैं, आप ट्रेसपास कर रहे हो, उसको समस्या हो रही है, इवन तो जैसे वो कोर्ट के पास जाके कहेगा कि आप एक इंजंक्शन ऑर्डर निकाल दीजिए जिससे कोर्ट ये ऑर्डर कर देगा कि आप इसके प्रॉपर्टी में बिल्कुल ट्रेसपास नहीं करेंगे जब तक कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाती। अब यहां में क्या होना है, टॉर्ट कैन बी इंटेंशनल और एक्सीडेंशियल and include wrongful act of the kind of battery and assault। battery and assault is a type of tort। बैटरी ये मोबाइल में जो लगता है ये नहीं। अभी आपको हम समझाते हैं कि बैटरी और असॉल्ट क्या होता है। बेसिकली देखिए कि बैटरी और असॉल्ट एक फिजिकल और मेंटल इंजरी है क्लेमेंट का। जैसे आप समझिए ए और बी, ए पानी फेंका मान लीजिए बी के ऊपर, इवन जबकि ये भी क्या है कि अगर आप किसी आदमी के ऊपर पानी फेंक देते हैं बिना किसी मतलब के, ये उसका राइट इन्फ्रिंज हो गया। इसके लिए वो आपके अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर केस कर सकता है। जैसे आपने पानी फेंका, ये पानी की एक भी बूंद या जिसके शरीर पे लगी तो आपने असॉल्ट कर दिया, इवन तो उसको कोई भी हार्म हुआ। जैसे आप पानी फेंकेंगे, मान ली मेरे ऊपर कोई पानी फेंक दिया अभी, उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, बस होगा कपड़ा थोड़ा भीग जाएगा, लेकिन मैं इसको भी लेके टॉर्ट लॉ के अंदर केस कर सकता हूं। ये होता है असॉल्ट। मेरे बॉडी से वो टच हुआ, मेरे को हार्म हुआ कोई भी या मेरा नुकसान हुआ, ये बिल्कुल इमैटेरियल चीजें हैं, ये यहाँ पे मतलब नहीं करती हैं। आप किए हैं, ये आपकी गलती है, तो इसके लिए भी मैं आपको टॉर्ट के अंदर केस कर सकता हूं। अब समझिए बैटरी असॉल्ट बेसिकली हमें अगर समझना है तो कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे आप खड़े हैं, ठीक, एक आदमी यहां खड़ा है, ठीक, दूसरा आदमी यहां खड़ा है, ये यहां से खूब बड़ा सा पत्थर उठाएं और इसकी तरफ ऐसे इशारा कर रहे हैं कि मैं मार दूंगा अभी पत्थर चला के। ये पत्थर हाथ में उठाएं और इधर इशारा जैसे कि अब तुमको मारेंगे। अब इसके मन में एक डर पैदा हो गया कि कहीं ये सही में पत्थर चला दिया तो मेरा सिर फूट जाएगा, हाथ टूट जाए, कुछ हो सकता है। जैसे ही इसके मन में एक डर पैदा हुआ, एप्रीहेंशन, जैसे इसके मन में एक एप्रीहेंशन हुआ, तैसे ये क्या हो गया, बैटरी हो गया। यानी इनके द्वारा किया गया किसी भी कार्य से, किसी एक्शन से यदि सामने वाले के अंदर किसी प्रकार का डर बैठ जा रहा है, हमने बैटरी कमिट कर दी। बैटरी ये इसके अंदर भी हम आपको केस कर सकते हैं आपके ऊपर। अब सुनिए, जब ये पत्थर उठा लिए, यदि वो पत्थर चला दिए और इनके बॉडी से या कहीं से भी टच हो गया तो ये असॉल्ट हो गया। यानी कि आप बैटरी कर, असॉल्ट जो होता है, असॉल्ट में बैटरी होती है, पर बैटरी का ये मतलब नहीं कि असॉल्ट होगा ही। आप पत्थर उठाएं, उसको डर लगा, ये बैटरी हो गई। आपने जैसे पत्थर चला दिया, उसके बॉडी पे टच हुआ, ये असॉल्ट हो गया। बैटरी और असॉल्ट क्लियर हो गया होगा आपको। यहां साफ तौर पे लिखा है कि बैटरी एंड असॉल्ट फिजिकल और मेंटल इंजरी टू द क्लेमेंट। फिजिकली और मेंटल इंजरी, यानी जैसे आप पत्थर चलाएं, उसको अब डर लेना, अब तो ये मार ही देंगे हमको। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है, जैसे मान लीजिए बंदूक आप लिए, आप किसी के सामने बंदूक दिखा रहे हैं कि अब तुमको हम गोली मार देंगे, इवन तो उसमें बुलेट्स है ही नहीं, सिर्फ आप बंदूक दिखा रहे हैं, खाली गोली है नहीं, अब क्या ही मारेंगे। अगर सामने वाले को पता है कि इसमें गोली नहीं है, तब तो ये बैटरी में नहीं होगा। यदि सामने वाले को ये पता नहीं है कि इसमें गोली नहीं है, उनको इस बात का डर है कि अरे बाप बंदूक दिखा रहे, कहीं ये गोली मार ही दे, तो ये कभी कभी सामने वाले पे भी डिपेंड करने लगता है, तो ये फिर बैटरी हो जाएगा। और आप गोली यदि चला दिए तो फिर असॉल्ट या मर्डर कर देंगे आप, फिर बातें खत्म। अब समझिए, फिर हम न्यूसेंस पे चलते हैं। न्यूसेंस क्या होता है, इंट्रूशन विद वंस एंजॉयमेंट
जैसे न्यूसेंस की हम बात कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम जो कि इलीगल नहीं है, यदि फिर आपके बगल वाला रूम, जैसे आप पीजी में रह रहे हैं, किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में कई कमरे होते हैं, आप अपने कमरे में रह रहे हैं, बगल के कमरे में जो बच्चे रह रहे हैं वो डेली खूब तेज गाना बजा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, इससे क्या है कि आप अपने इंजॉयमेंट को खो रहे हैं। आपको यदि अपने रूम में बैठ के पढ़ना है, आप उसके द्वारा किए गए किसी काम से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है, न्यूसेंस यानी दिक्कत, परेशानियां, आप अपनी प्रॉपर्टी के को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आपको पढ़ना है पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बगल वाला गाना बजा रहा है, ये आ जाएगा न्यूसेंस में। अब होता है डिफेमेशन। डिफेमेशन होता है कि वेयर क्लेमेंट्स रेप्यूटेशन इज इंजर्ड। डिफेमेशन होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी की बदनामी कर देना। जैसे देखिए, कोई आदमी है, मैं अपने एज की ही बात करूं, अपने इस एज में क्या होता है, बच्चों को बहुत नशे वशे वाला अधिकतर चीजें जब आप कॉलेज में कैंपस में आएंगे तो आपको जानने की मिलेगी। है क्या कि कोई एक लड़का है, ये बहुत शरीफ इंसान है, ये कभी न सिगरेट पीता है न किसी प्रकार का नशे वाली चीज, कुछ नहीं, पर फिर भी क्या हुआ कि क्लास में ये बैठा है, कुछ इसके दोस्त ही या कुछ इसके क्लासमेट जिनसे इनकी नहीं बनती है, वो लोग इसके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगा कि कल तो इसको देखे हैं कि वहां सिगरेट पी रहा था, कल इसको देखे हैं कि लंका चौराहे सिगरेट पी रहा था। अब ये इवन तो ये काम ये किया नहीं है, ये न सिगरेट पिया है न किसी प्रकार की नशे की चीज से इसका कोई मतलब है, पर इनके द्वारा कही गई ये बातें अब क्लास में सब लोग मानने लगे कि हाँ हाँ तो पी रहा होगा, जब इसने देखा है इसको सिगरेट पीते हुए लंका पे, तो क्या पता ये पी रहा होगा। अब क्या हो, जबकि ये बात झूठ है, बी के द्वारा कही गई बातें से इसका इज्जत गिर गया क्लास में। अब सब लोग इसको एक, अरे तो सिगरेट पीता है, नशेड़ी है, गजेड़ी है, जो भी चीजें कहना है, इसके द्वारा कही गई बातों से इसका इज्जत गिर गया, डिफेम हो गया, यानी इसकी अब जो भी इज्जत क्लास में, जो भी रेप्यूटेशन थी, वो अब खराब होने लगी। इसके खिलाफ अब ये जाके कोर्ट में केस फाइल कर देगा कि बी जो भी चीजें मेरे बारे में कह रहा है वो गलत है, वो डिफेम करने का हमें कोशिश कर रहा है। तो अब क्या होगा कि ऐसे नहीं है कि आप किसी को कह दें कि हमें डिफेम करने का कोशिश कर रहे हैं और डिफेमेशन का केस उनके ऊपर चलने लगे, नहीं। अब क्या होगा कि जब ए बी के ऊपर केस करेगा कि हमें डिफेम कर रहे हैं, तो फिर इस क्लास से दो लोगों को बुलाया जाएगा, दो वैसे लोग जो थोड़े पढ़ने लिखने में अच्छे हों, जिनको क्लास के प्रोफेसर या क्लास के टीचर एक रीजनेबल मैन कंसीडर करते हो, यानी ये ठीक है हर चीज में। उनसे पूछा जाएगा कि क्या जब बी ने कहा कि ये सिगरेट पीते हैं, तो आपके नजर में भी इनकी छवि ऐसी बनी कि ये सिगरेट पीते हैं? यदि ये कहेंगे कि जी, कि हमें भी जब ये बातें पता चलेंगी ये सिगरेट पीते हैं, तो हमें लगा कि हाँ ये हो सकता है ये सिगरेट पीते हो। अब क्या हुआ कि बी के द्वारा कही गई चीजों से ए की बदनामी हुई, क्लास के अब बच्चे इन्हें समझने लगे कि ये नशेड़ी हैं, ये हो जाएगा डिफेमेशन। यानी जो चीजें आप नहीं करते हैं फिर भी आपके बारे में बदनामी कराई जा रही है। अब हम कोई लेटर लिख के किसी की बदनामी कर रहे हैं, कोई भी चीजें, डिफेमेशन, जब आप किसी सामने वाले की बेइज्जती करेंगे। ट्रेसपास, जैसा हमने बताया कि दूसरे की प्रॉपर्टी, जैसे टू क्लेमेंट्स लैंड और प्रॉपर्टी, आप ट्रेसपास कर रहे हैं, जैसे यहां पे घर है, आप यहां, ये इनकी पूरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में आपका कोई नहीं है, दूसरे की प्रॉपर्टी है। यहां एक आदमी जा रहा है, अब यहां से खूब ईंट पत्थर कूड़ा करकट सब इनके प्रॉपर्टी में, फिर आप ये ट्रेसपास कर रहे हैं, ये ट्रेसपास में आएगा। आप इसकी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको उसको समस्या हो रही है, आप इसके घर में घुसे चले जा रहे हैं, इवन ये मना भी कर रहा है नहीं आना है, आप इसके घर में बिना परमिशन के घुसे चले जा रहे हैं, ये एक ट्रेसपास है, दूसरे की प्रॉपर्टी में आप पास कर गए। ठीक, एक और अब हम देख लें, नेग्लिजेंस, केयरलेस बिहेवियर। नेग्लिजेंस मतलब गलती, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अब किसी साइकिल वाले को आप ठोक दिए तो ये एक्सीडेंट हो गया, पर नेग्लिजेंटली, जबकि आपका मान लीजिए इंटेंशन नहीं है उसे ठोकने की या कोई भी चीज, गलती से आपकी गाड़ी चलाते वक्त आंख लग गई। अब आंख लग गई आपकी गलती है कि आप उसके पहले अच्छे से मुंह धुल के नहीं गाड़ी चलाएं, या जब आपको नींद आ रही है तो आप गाड़ी रोक दे कहीं साइड में, तो गलती से आपकी आंख लगी और एक साइकिल वाला ठुक गया, तो ये क्या है, नेग्लिजेंस, केयरलेस बिहेवियर, यानी आपने उसके पहले ध्यान नहीं रखा। अब इसका एक्सेप्शन होता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक्सेप्शन है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक्सेप्शन है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये टॉट क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक चीज समझे, कॉमन लॉ वर्सेस स्टैट्यूट। समझने वाली यहां चीज क्या है कि टॉट क्या है, टॉट कॉमन लॉ है, स्टैट्यूट नहीं है। टॉट are mostly a common law subject. It is a common law in the sense that the tort law or the rules of the tort develops not from the statutes or act passed by the parliament but from the judicial decision. सबसे पहले जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको यही बताया कि टॉट कॉमन लॉ है, स्टैट्यूट नहीं है। अब देखिए, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, इसके पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे हम,
कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 1, 2, 3 और भी आर्टिकल, जितने आर्टिकल 76, 223, 245 जो भी आर्टिकल हम पढ़े, एक नंबर वाइज सीक्वेंस सारी चीजें एक अलग अलग आर्टिकल में लिखी हुई हैं। ऐसे हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी पढ़े, उसमें सेक्शंस हमने पढ़े, सेक्शन 54, सेक्शन 25, ऐसे सेक्शंस पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, उसमें भी हमने सेक्शन पढ़े, सेक्शन 1, 2, 3। पर देखिए टॉर्ट लॉ में क्या होता है, कोई सेक्शन कोई आर्टिकल नहीं, ये अनकोडिफाइड लॉ है। क्या बोलते हैं, यहां आप एक चीज और याद करिएगा कि टॉर्ट को हम अनकोडिफाइड लॉ भी कहते हैं। अनकोडिफाइड लॉ भी कहते हैं टॉर्ट को। ये क्यों, क्योंकि टॉर्ट जो है इसमें कोई सेक्शन कोई आर्टिकल नहीं है, ये स्टार्टिंग से जो भी उसमें कोर्ट में डिसीजंस लिए गए, ये एक जज मेड लॉ है। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी कोई गलती किया, दूसरा आदमी जाके उसके खिलाफ केस कर दिया। अब जज साहब ने कहा कि नहीं आप ऐसा काम किए तो आपको इसमें 5,000 रुपए का कंपेंसेशन या 5,000 रुपए का हर्जाना भरना है। ये एक केस गया, अब ये डिसीजन वहां पे लिख दिया गया, ये डिसीजन इस केस में हुआ। अब आने वाले समय में जब भी इससे रिलेटेड कोई केस आएगा तो सेम ये जजमेंट उठा दिया जाएगा, इसी केस का रेफरेंस लेके यही फिर 5,000 कंपेंसेशन उस केस में भी दिया जाएगा। इसमें क्या है कि जो जजेस द्वारा कहा गया, स्टार्टिंग से जैसे जैसे केस आते गए जज में जजमेंट देता गया और यही चीज आगे बढ़ती गई। यानी टॉर्ट लॉ का कोई भी अपना न बैरेक्ट है, न ये कोई कोडिफाइड लॉ है, न इसके पास सेक्शन है, न इसके पास आर्टिकल है। ये जो चीजें चलती आ रही हैं स्टार्टिंग से चलती आ रही, कॉमन लॉ जो जजेस निर्णय लेते आ रहे हैं आज भी उसी बेस पे निर्णय लिया जाता है। ये वही है केस बाय केस इन इंग्लैंड कोर्ट as well as in the court of other countries following common law system like India and the United States of America। हम भी टॉर्ट में आज भी कॉमन लॉ से चल रहे हैं, टॉर्ट को कोडिफाई इंडिया और अमेरिका कोई अभी तक नहीं किया। काइंड ऑफ रॉन्गफुल एक्ट सबसे पहले हम देख लें। द रॉन्गफुल एक्ट कैन ऑकर आइदर इंटेंशनली और नेग्लिजेंटली ऑन द पार्ट ऑफ रॉन्ग डूअर और डिफेंडेंट इज स्ट्रिक्ट लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इंटेंशनल टॉर्ट, ऐसे टॉर्ट जिसको आप इंटेंशनली कमिट करते हैं। जैसे यदि आपको आज उसकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करना है, यानी आज आप यदि उसके प्रॉपर्टी में कुछ ट्रेसपास करना चाहते हैं, आप पहले से ही इंटेंशन बना लिए हैं कि आज रात में 10 बजे उसकी प्रॉपर्टी में खूब पत्थर फेंके जाएंगे या उसकी प्रॉपर्टी में अपने घर का सारा कूड़ा हम उसके प्रॉपर्टी में गिरा देंगे। यानी आप इंटेंशनली पहले से आप अपने दिमाग में प्रिपेयर करके हैं, ये होता है इंटेंशनल टॉर्ट। एंड इंटेंशनल टॉर्ट रिक्वायर द क्लेमेंट टू शो दैट द डिफेंडेंट कॉज द इंजरी ऑन द पर्पज। अब देखिए जैसे आप मान लीजिए दोपहर में सोच लिया आज रात में 10 बजे इसकी प्रॉपर्टी में सारा कूड़ा गिरा देंगे, हम रात में पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए मान लीजिए आप रात में ये काम कर दिए, कल सुबह वो देखा आपके खिलाफ केस कर दिया, जैसे ही उसने केस किया अब ये उसकी जिम्मेदारी, वो कहेगा कि साहब ये तो पूरा इंटेंशनली किए हैं, ये दोपहर में जब बातें कर रहे थे मैं सुना था। अब ये प्लेंटिफ के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाएगी, क्लेमेंट के ऊपर, कि अब आप प्रूफ करिए कि ये डिफेंडेंट ने इंटेंशनली किया है, इवन उसने टॉर्ट कमिट किया अगर वो फेंका है। अगर आप कहने कि ये इंटेंशनली कमिट किया गया तो उसमें कंपेंसेशन ज्यादा देना पड़ेगा उनको, और ये प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इंटेंशनली टॉर्ट किया गया है। सबसे पहले इंटेंशनल टॉर्ट खत्म हुआ। अब हम देखेंगे बैटरी और असॉल्ट। खैर ये हम आपको समझा चुके हैं कि बैटरी और असॉल्ट क्या होता है, लेकिन आप एक बार और देख लें। द इंटेंशनल टॉर्ट ऑफ बैटरी ऑकर व्हेन द डिफेंडेंट कॉज द टचिंग ऑफ द क्लेमेंट with the intention to cause harm or offense. Both intent and causation are required for the tort of battery to occur. सबसे पहले देखिए बैटरी टॉर्ट ऑफ बैटरी करने के लिए सबसे पहले आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं उसको डराना चाहता हूं, मैं उसको धमकाना चाहता हूं, ठीक। और आपके पास एक कारण होना चाहिए कि क्यों ऐसा। और इंटेंशन एंड कॉसेशन दोनों, एक आप जब इंटर कर जाएंगे बीएलएलबी या फिर एलएलबी में, एक काजा कॉजल रिलेशनशिप एंड काजा कजाटा रिलेशनशिप होता है जो आप पढ़ेंगे। ये अभी आपके चीज की वो नहीं, अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले इंटेंशनल टॉर्ट ऑफ बैटरी, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंशनल टॉर्ट ऑफ बैटरी। यहाँ जब भी आप बैटरी कमिट करने जाएंगे तो आपका इंटेंशन रहना चाहिए। ऑकर व्हेन द डिफेंडेंट कॉज द टचिंग ऑफ द क्लेमेंट, जैसे ही आप पानी फेंके, जैसे मैंने आप एग्जांपल दे रहा था, पानी जैसे टच हुआ आपने बैटरी कमिट कर दी, आपने असॉल्ट भी कमिट कर दिया। इवन दो जब आप पानी फेंक रहे हैं और मेरे अंदर एक एप्रीहेंशन क्रिएट, एक डर बैठ गया कि इस पानी से इतना ठंडा पानी है कि अगर मुंह पे फेंक दिया तो कल तो जुकाम सर्दी होना। तो जैसे अप्रीहेंशन पैदा होगा वैसे बैटरी हो गया, और जैसे टच कर जाएगा वो असॉल्ट हो गया। द इंटेंशनल टॉर्ट ऑफ असॉल्ट ऑकर व्हेन द डिफेंडेंट intend to cause the claimant a reasonable apprehension, feeling of anxiety or
fear of the imminent harmful or offensive touching to the claimant। सेम वही चीजें हैं जो मैं पहले से समझाते आ रहा हूं आपको कि जब तक उसके मन में अप्रीहेंशन है तब तक वो चीजें असॉल्ट हैं, जैसे वो चीजें उसके बॉडी को टच कर गई फिजिकली वो चीजें बैटरी हो गई। इसके पहले शायद दूसरा कुछ था, मैंने जो चीजें बताई असॉल्ट सेम वो है कि आप इसको यहां एग्जांपल एक समझिए, जैसे ये है ए, ए ने क्या किया कि एक अपने हाथ में ईंट ले लिया, अब ये इनको मारने के लिए ईंट उठा लिया बी को मारने के लिए। जैसे ही इसने ईंट उठाया इसके मन में एक डर बैठ गया। ये ध्यान समझिएगा, इसके पहले शायद उल्टा हो गया था ये। जैसे इसने ईंट उठाया अपने हाथ में इसके मन में एक एप्रीहेंशन, एक डर बैठ गया कि अरे साला अब तो ये मार देगा ईंट चला के। जैसे फियर और अप्रीहेंशन और डर पैदा हुआ बी के मन में, तैसे क्या हो गया, असॉल्ट हो गया। बैटरी नहीं, असॉल्ट। जब इसने ईंट चला दी और इसके बॉडी में जाके वो टच हो गया बी के, अब ये जाके क्या हो गया, बैटरी, ये हो गया बैटरी। ये यहां आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई, बैटरी और असॉल्ट सेम चीजें यहां पे समझाया गया। और ये यहां पे जो लिखा हुआ इमिनेंट मींस इमिनेंट इन योर फेस, आपके चेहरे पे वो डर दिखना चाहिए। असॉल्ट इज अबाउट थिंकिंग दैट यू आर अबाउट टू बी टच। असॉल्ट में इस प्रकार का डर, जैसे जो एप्रीहेंशन पैदा हुआ, जो डर आपको लगा, ये डर ऐसा है कि अब आप ईंट हमें चला ही देंगे, मार देंगे, जिससे हमें समस्या हो जाएगी। अब हमें एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट समझना है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है, एक रॉन्गफुली किसी चीज को इन्फ्रिजनमेंट में रख लेना या किसी को कैद कर लेना। द इंटेंशनल थॉट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज सेटिस्फाई whenever there is intent to unlawful confine or restrain the claimant in the bounded area and when this actually cause the claimant to be knowingly confined or restrained in the bounded area unlawful। अब देखिए फॉल्स इन्फ्रिजनमेंट, ए ने बी को क्या किया, पकड़ लिया मार्केट से, और पकड़ने लिया इनको, ए ने क्या किया कि बी एक रूम में है, ठीक, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए बी अपने रूम में बैठा है, ए ने क्या किया, इसको रूम में चारों तरफ से बंद कर दिया, अब इसको बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। किसी भी जगह पे आप, इसका क्या हुआ कि एक लिबर्टी आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, आप इसकी राइट इन्फ्रिंज, इसको बाहर निकलना है, आप बाहर से लॉक लगा दिए, बाहर निकल नहीं पा रहा। एकदम आप इंटेंशनली ये काम किए हैं कि इसको हमें परेशान कर देना। इसको हम बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, यानी गलती से पूरा अनलॉफुली कन्फाइन, एकदम अनलॉफुली इसको एक जगह पे बांध के रख देना। रिस्ट्रेन द क्लेमेंट इन द बाउंडेड एरिया, किसी एक बाउंडेड एरिया में इसको रोक के रख देना, रिस्ट्रेन कर देना। व्हेन दिस एक्चुअली कॉज द क्लेमेंट टू नोइंगली कन्फाइंड, और इसको हम फिर कहेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जिसके लिए ए लाइबल होंगे। इसका बेसिक चीज, इसमें ट्रेसपास टू लैंड, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट थोड़ी पूछेगा, इसका सेक्शन और कोई आर्टिकल थोड़ी, पर आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये चीजें क्या होती हैं। अब होगा ट्रेसपास टू लैंड, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि द थॉट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड ऑकर when the defendant has the intent to physically invade real property of the claimant and does invade physically without the claimant's approval or consent। अब देखिए ए है, ये बी का घर है, ए बी के प्रॉपर्टी में घुसे चले जा रहे हैं बिना इसके परमिशन के, तो ये क्या होगा, ट्रेसपास हो गया लैंड में। ये उसकी प्रॉपर्टी, आप इसके प्रॉपर्टी में यदि घुस गए बिना इसके परमिशन के, तो ये ट्रेसपास है। या फिर आप इसके प्रॉपर्टी में कोई कूड़ा करकर कोई सामान फेंक रहे हैं बिना इसके परमिशन के, ये ट्रेसपास है। यहाँ पे लिखा है कि विदाउट द क्लेमेंट्स अप्रूवल और कंसेंट, बिना इसके अप्रूवल और कंसेंट के यदि उसकी प्रॉपर्टी में आप कोई भी चीजें करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेसपास टू लैंड। अब आगे देखें ट्रेसपास टू चैटल्स। अब इसमें भी क्या होता है ना सर, कि देखिए आप यहां समझिएगा, सेम वही चीज है पर ये मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। अब देखिए व्हेन द डिफेंडेंट हैज द इंटेंट टू यूज और इंटरमेडल विथ द चैटल्स, यानी चैटल्स क्या होता है, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, आप उसका ट्रेसपास कर रहे हैं। जैसे देखिए which was in the possession of the claimants and when this actually happens and cause significant or perpetual dispossession, deprivation of the use or damage as to the condition, quality or the value of the chattels or the causes some other harm to the claimants। अब यहाँ आप समझिए एक चीज, ये सब छोड़िए बवाल,
ये बी है, बी की यहाँ पे बाइक रखी है, ठीक। ए है, ए ने क्या किया, बिना बी से पूछे बाइक को उठा के ले गए, ठीक। इनको कहीं जाना था, मान लीजिए रेलवे स्टेशन जाना था, बिना पूछे ये बी की बाइक उठा के ले गए। और ले जाने के बाद पहली बात तो आपने पूछा नहीं, आपने इसकी बाइक उठा के ले गए, और ले जाने के बाद ये एक रास्ते में कहीं भिड़ा दिए, लड़ गया, और इसका कुछ पार्ट जो है टूट गया, डैमेज हो गया इसकी प्रॉपर्टी का। क्या हो गया, डैमेज। डैमेज हो गया। सबसे पहला इन्होंने किया कि बी की बाइक ली बिना बी के परमिशन की। दूसरी बात, जब ये निकले अपने जहां भी डेस्टिनेशन से जाने के लिए, रास्ते में इन्होंने एक्सीडेंट करा दिया जिससे इसकी बाइक में डैमेज हो गया। तो ये है ट्रेसपास टू चैटल्स, यानी आप किसी के मूवेबल प्रॉपर्टी को बिना उसे परमिशन के उसको ले गए, और ले भी गए तो जिस कंडीशन में इसको ले गए थे आप उस कंडीशन में फिर इसको वापस नहीं ला पाए, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो गई, ट्रेसपास टू चैटल। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब देखेंगे हम अनलॉफुल हरासमेंट। अनलॉफुल हरासमेंट में क्या देखेंगे, defendant may be held liable for any act of deliberate physical harm to the victim even where no battery or assault is involved। अब सबसे पहले देखिए अनलॉफुल हरासमेंट क्या होता है। अनलॉफुल हरासमेंट क्या है, इसका मैंने एग्जांपल यहां मेंशन किया है। ए है और ये बी नहीं है, बी की माता जी हैं, बीस मदर। बी सुबह अपने घर से निकले और मान लीजिए कहीं चले गए अपने दोस्तों के साथ घूमने, चले गए मार्केट कहीं, फोन इनका स्विच ऑफ हो गया। इनकी माता जी अब इनको दोपहर से फोन करने लगी कि कहाँ है, कैसा है, फोन इसका स्विच ऑफ है, फोन आ ही नहीं रहा, शाम हो गया, रात हो गया। ए ने क्या किया, ए को कोई जानकारी नहीं है कि बी कहाँ है, कैसा है, या फिर इन्हें जानकारी है कि बी मार्केट में दोस्तों के साथ घूम रहा है। ये क्या किए, बी की मां से जाके कह दिए कि बी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन के बी की माता जी पूरा एकदम मेंटल शॉक लग गया कि अरे बाप, मेरे बेटे को क्या हो गया, कैसे बच गया कि मर गया क्या। ये खबर सुनने की वजह से, जबकि ये खबर गलत है, ये खबर सही नहीं है, पर ए ने मजाक करने के लिए बी की माता जी से कह दिया। अब ये सुन के बी की माता जी के मन में एक नर्वस शॉक उनको हो गया, एक वो डिप्रेशन में चली गई, एक एंजाइटी होने लगी उनको कि क्या हो गया मेरे बेटे को। इससे क्या हुआ कि इनका एक मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब हो गया। इसको हम बोलते हैं अनलॉफुल हरासमेंट, यानी जो चीजें हुई ही नहीं, जो कि लॉफुल नहीं, अनलॉफुल। आप झूठ बोल के किसी दूसरे को गलत सूचनाओं की वजह से आप उसको क्या करें, परेशान कर रहे हैं। ये हो गया अनलॉफुल हरासमेंट, यानी गलत सूचना की वजह से वो मेंटल शॉक लगा उनको, जिसकी वजह से ये लाइबल है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि सेक्सुअल हरासमेंट में ऑल्सो अमाउंट टू टॉर्ट ऑफ अनलॉफुल हरासमेंट। आप किसी को सेक्सुअली हरास कर रहे हैं, उसको भी हम अनलॉफुल हरासमेंट में कंसीडर करते हैं। अगला में देखना है नेग्लिजेंस, जो कि मैंने बताया कि केयरलेस बिहेवियर। पर बेसिक इसमें क्या है, हम सबसे पहले देख लें। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेग्लिजेंस इज दैट रॉन्ग डूअर और डिफेंडेंट हैज बीन केयरलेस इन अ वे दैट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ विक्टिम और द क्लेमेंट। सबसे पहले आपको नेग्लिजेंस में क्या देखना है कि नेग्लिजेंस इज दैट wrongdoer or defendant has been careless in a way that the harm the interest of the victim or the claimant। अब यहाँ पे क्या है कि कोई ए और बी के बीच में आपके द्वारा नेग्लिजेंट या केयरलेस बिहेवियर से यदि कोई काम हुआ, जो चीज आपको करनी है पूरे ड्यूटी से, आप वो ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहे हैं, गलती से यदि आपसे कोई काम हो गया जिसकी वजह से सामने वाले का कोई राइट इन्फ्रिंज हो गया, तो वो हो जाएगा नेग्लिजेंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले डिफेंडेंट का एक ड्यूटी होता है, ड्यूटी ऑफ केयर टू द विक्टिम। यदि मान लीजिए आप कैब बुक किए, ये ड्राइवर की ड्यूटी है कि आपको एकदम सेफली आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाए, पूरा सीट बेल्ट लगा के, कहीं एक्सीडेंट नहीं, जो रूल ऑफ रोड है, रोड पे चलने का जो भी पूरा रूल है उसको फॉलो करते हुए, यानी वो उसकी ड्यूटी है कि आपको पूरा एकदम सेफ आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाए। यदि किसी गलती की वजह से आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा कैब, जैसे ओला बुक किए, तो ये नेग्लिजेंस हो जाएगा और इसके लिए वो लाइबल हो जाएंगे, ठीक। अब दूसरा होता है कि देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, यानी जो उसकी ड्यूटी है केयर करने की, यदि वो ड्यूटी नहीं फॉलो करता है तो वो नेग्लिजेंस में, यानी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ। एंड द ब्रीच ऑफ ड्यूटी का रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो उसमें बैठा है कैब में, उसको कोई ना कोई हार्म होना चाहिए, कोई ना कोई उसको समस्या, हार्म सफर करना चाहिए, तब जाके ये बनेगा नेग्लिजेंस।
ड्यूटी ऑफ केयर केयर हम तब से कह रहे थे, इसमें केस हम पढ़ेंगे डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन का केस है। सबसे पहले हम देखें कि 1932 का ये केस है डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। ये केस आपको नहीं लिखना है, पर इस केस के फैक्ट से ये चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली ड्यूटी ऑफ केयर होता क्या है। तो डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन ये एक इंग्लैंड का केस है। इसमें क्या हुआ कि एक मान लीजिए बियर बार था, एक बियर बार, इसमें दो दोस्त गए बियर पीने के लिए। इन्होंने ऑर्डर किया, बियर इनके पास आया, अब ये एक सीट पे बैठ के पी रहे हैं। इवन बॉटल में आधा बियर वो पी चुके थे। जब उसके बाद फिर इन्होंने वो बियर अपने ग्लास में डाली, जो बची हुई आधा, उसमें एक मरा हुआ कीड़ा निकला, एक कोई स्नेल था शायद, स्नेल मरा हुआ उस बॉटल में पाया गया। जबकि वो बॉटल ओपेक है, आर पार दिख नहीं रही है कि उसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं। बस उसमें क्या किया कि बॉटल से बियर अपने ग्लास में डाला, तब दिखा कि इसमें एक स्नेल मरा हुआ पड़ा हुआ है, आधा वो बियर पी चुके थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक मरे हुए स्नेल उसमें पाए गए, इसकी वजह से उसका तबीयत खराब हो गया। किसका? डोनोग का। अब इसने क्या किया कि इस बियर बार वाले के ऊपर केस फाइल कर दिया कि ये इनकी नेग्लिजेंस की वजह से, जो कि इनकी ड्यूटी थी कि ये सारी चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए, पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से इनको एक समस्या हो गई। तो इस केस में कोर्ट ने यही कहा कि स्टीवेंसन यानी जो ये बियर बना रहे हैं, पूरा ओपेक बॉटल है, तो इसमें आप जो शॉप वाला है उसको तो लायबल नहीं ठहराएंगे, क्योंकि शॉप का मालिक कहीं से बियर खरीद के लाया, ओपेक बॉटल है, उसको क्या पता है बॉटल के अंदर क्या है क्या नहीं, वो लेके आया, उन्होंने सर्व कर दिया। तो इसमें कोर्ट ने क्या किया कि स्टीवेंसन यानी ये ऑनर थे जो बियर बनाते थे, वो जो ब्रांड था बियर का उसके ऑनर थे। तो कोर्ट ने कहा कि ये बियर ऑनर का ये ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ केयर है कि वो जब भी कोई चीज सील पैक में भेज रहे हैं तो पूरा उसका ध्यान दे कि उसके अंदर सारी चीजें पूरा वेल सेटल है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये होता है ड्यूटी ऑफ केयर। यानी जब मास्टर है, जो भी चीजें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें पूरा उनका ड्यूटी है कि वो ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती होती है तो इसके लिए वो लाइबल है, यानी ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा तो नेग्लिजेंस होगा, नेग्लिजेंस की वजह से प्लेंटिफ को कोई हार्म सफर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लाइबल हो जाएंगे और कंपेंसेशन देना पड़ेगा आपको। डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन का भी केस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन ऑफ टॉर्ट, जो कि हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहते हैं। एक और होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है कि इंटेंशन और केयरलेसनेस का बिल्कुल हमें ध्यान नहीं रखना है। कोई काम आप किए हैं, आप में उसका इंटेंशन था या नहीं था बिल्कुल मुझे मायने नहीं है। यदि कोई चीज आपसे हो गई और उसके द्वारा सामने वाले को कोई भी समस्या हुआ तो आप लाइबल हैं। इवन आपका मकसद नहीं था उसको समस्या पहुंचाने का, आपका इंटेंशन नहीं था उसको परेशान करने का, फिर भी आप लाइबल होंगे। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब हम समझिए इसमें क्या होता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉट डू नॉट केयर अबाउट द इंटेंशन और केयरलेसनेस ऑफ डिफेंडेंट व्हेन द डिफेंडेंट कॉज द इंजरी। जब आपके द्वारा किए गए किसी काम से सामने वाले को कोई समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप लाइबल होंगे, इवन दो आपका इंटेंशन है या नहीं है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। Strict liability is available in very limited context. For example, where the defendant's animal may cause any injury to the claimant, or where the defendant is involved in unusually hazardous activities, blasting, dynamites. अब सबसे पहले यहाँ समझिए, जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है कि अब मान लीजिए ये A है, ये B है, ये A का अपना एक घर है, इन्होंने एक यहाँ कुत्ता पाल रखा है। बी इसके घर के सामने से गुजर रहे हैं, ऐसे रोड है पूरा, गुजर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि गेट खोल के रखा है। गेट खोलने की वजह से गेट थोड़ा सा खुला हुआ है, कुत्ता निकल के बी को काट लिया। अब यहाँ बी ने क्या किया कि ए के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब ए ने कहा कि नहीं साहब, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, वो गेट गलती से खुला रह गया, अब कुत्ता निकल के बी को काट लिया। कोर्ट ये कहता है कि नहीं, ये आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। जब ये आपका कुत्ता आपने इसको पाला है या अपने घर में रखा है तो ये आपकी लाइबिलिटी है कि हर तरह से इसको आप ऐसे रखें कि सामने वाले को नुकसान ना पहुंचाए। यदि किसी भी वजह से ये सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है तो आप लाइबल हैं। आपका इंटेंशन हो, नेग्लिजेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप लाइबल हैं। ये चीजें, या फिर जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल है कि एक फैक्ट्री, ए जो है ओनर है, फैक्ट्री ओनर का ओनर है किसी फैक्ट्री का। अब इसमें मान लीजिए ये कोई डायनामाइट बनता है, अब इनकी नेग्लिजेंसली कोई गलती हो गई, डायनामाइट बनाने वाली फैक्ट्री में कोई ऐसा गलती हो गया जिसकी वजह से कई डायनामाइट एक्सप्लोड कर गए, जिसकी वजह से अगल बगल रहने वाले लोगों को भी समस्याएं हुई, और एक मिनट, हाँ, अगल बगल रहने वाले लोगों को भी समस्याएं हुई और इनको हार्म सफर करना पड़ा।
अब ये कहेंगे कि ये चीजें गलती से हो गई, डायनामाइट बनाते हो तो कुछ ऐसा चूक हो गया जिसकी वजह से डायनामाइट ब्लास्ट कर गया, पर कोर्ट बोलेगा नहीं, आप इसके लिए स्ट्रिक्ट लाइबल है, यदि आप कोई ऐसी चीजें कर रहे हैं तो ये आपकी लाइबिलिटी है कि पूरी तरह से आप ध्यान रखें। इसका एग्जांपल जैसे आप भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला 1984 का केस आपने पढ़ा होगा, अभी हम इसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में डिस्कस भी करेंगे। उसमें क्या कि आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था, जिसकी वजह से पूरा बहुत कम से कम 2000 जान गई थी, ये मैं डाटा के हिसाब से बात कर रहा हूं, वैसे कहते लोग हैं उससे भी ज्यादा, अब कई लाख लोगों को सफर करना पड़ा था उसकी वजह से। इसके लिए वो कंपनी यूएसए की थी, इसके लिए वो कंपनी लाइबल है। वो गलती आपके वर्कर से हुई या किससे हुई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, आप लाइबल हैं, आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा जिसको जिसको हार्म सफर करना पड़ा है। The defendant could be responsible for the damage caused even if the defendant has exercised reasonable care to provide the harm. सेम चीजें हुई कि आप यदि केयर कर भी रहे हैं उसके बाद भी यदि समस्याएं हो रही हैं तो आप लाइबल हैं। अब हम एक इंडिया केस में बात करें, सबसे पहले देखिए दो चीज आपको समझनी है यहाँ पे। अरे क्या समझना है, देखिए हमने बात की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। समझिए, जो चीजें हम लिख रहे हैं आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति हुई, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जनक इंग्लैंड है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वहां पे किसी केस नहीं, कौन से केस के थ्रू आया ये सबसे पहले ये देखना है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। किसके थ्रू आया? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के थ्रू आया था। कौन सा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंग्लैंड में। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। ये आया था इंडिया में। ये कौन से केस के थ्रू आया था? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, हाँ, ये दो चीजें आपको बिल्कुल एकदम याद रहनी चाहिए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंग्लैंड में आया, कौन से केस के थ्रू? रीलैंड वर्सेस फ्लेचर। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहां आया? इंडिया में आया, कौन से केस के थ्रू? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब समझिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे हमने बात कर लिया है, अब हम देखेंगे क्या? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इन इंडिया, a related principle of absolute liability was introduced by the Supreme Court in aftermath of the two instances of gas leak from the factory injuring many. The first case, पहला केस जो था about the famous भोपाल गैस लीक डिजास्टर ऑफ 1984। भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी या फिर भोपाल गैस लीक डिजास्टर 1984, where a factory of the Union Carbide Corporation located in Bhopal has a major leakage of gas, methyl isocyanide, that killed 2260 and injured around 6 lakh people. सबसे पहले अब देखिए, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हमारे देश में किस केस के थ्रू आया? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? हमारे देश में उस समय दो ऐसे बड़े बड़े घटना घटे जिसकी वजह से हमें ये प्रिंसिपल लाना पड़ा। सबसे पहली घटना जो घटी वो थी कि भोपाल गैस लीक डिजास्टर 1984, जिसमें क्या हुआ कि वहां पे एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन करके, जो कि भोपाल में थी, जहां पे मिथिल आइसोसाइनाइड बनाया जाता था। कुछ गलती की वजह से पानी के ड्रॉपलेट्स उस मिथिल आइसोसाइनाइड में गिर गए, जिसकी वजह से बहुत ही जहरीला गैस बनने लगा। अब वो गैस पूरे शहर में फैल गया, जिसकी वजह से 2260 लोग मारे गए और कम से कम 6 लाख लोगों को समस्याएं हुई, सांस लेने में, अस्थमा की बीमारियां हो गई, स्किन एलर्जी हो गया, बहुत सारी चीजें। ये पहला केस था जिसकी वजह से हमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लाना पड़ा। अब दूसरा देखिए, इन द सेकेंड इंसिडेंस 1985 में, जस्ट इसे एक साल बाद, दिल्ली में क्या हुआ? अ फैक्ट्री ऑफ श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लीक्ड ओलियम गैस।
यहाँ पे भी एक फैक्ट्री थी जो जिसका नाम था श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जिसमें ओलियम गैस बनाया जाता था। ये ओलियम गैस लीक हो गया किसी गलती की वजह से, जिसकी वजह से किल्ड वन पर्सन दैट हैज अ फ्यू अदर हॉस्पिटलाइज्ड एंड क्रिएटेड ह्यूज पैनिक अमंग द रेजिडेंट्स। इसमें जान एक ही लोग का गया, पर हजारों लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, समस्याएं होनी पड़ी, और एक पैनिक सिचुएशन बन गया वहां पे रहने वाले सभी लोगों के लिए। तो जब ये दो इंसिडेंट्स हुए, इसके बाद से हमारे यहाँ क्या हुआ कि चीफ जस्टिस पीएन भागवती ये भी कभी कभी पूछ देता है कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी किस केस के थ्रू आया। ये तो सबको पता, मतलब बता दिया गया है कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पर कौन से जस्टिस थे जिन्होंने निर्णय लिया कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगा, तो वो थे जस्टिस पीएन भागवती। कौन थे? जस्टिस पीएन भागवती। इन फेमस 1987 का ये केस है, एमसी मेहता वर्सेस श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पर इसको हम कहते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। ये केस का साइटेशन है, ये पूछा जाता है। इसमें पीएन भागवती ने बोला, क्या बोला ये, अब जबकि ये जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था कि वी आर ऑफ द व्यू दैट एन एंटरप्राइज which is engaged in the hazardous, inherently dangerous industry which poses a potential threat to the health and the safety of the person working in the factory and the residing in the surrounding area on an absolute and the non-negligible duty to the community to ensure that the no harm result to anyone on the account of hazardous or inherently dangerous activity in which it is engaged। अब समझिए, बेसिकली इसका सार ये है कि जस्टिस पीएन भागवती ने बोला कि ये ड्यूटी है किसी कोई भी फैक्ट्री ओनर की कि बिल्कुल उसके द्वारा फैक्ट्री में जो भी काम कराए जा रहे हैं उसकी वजह से उस फैक्ट्री में काम करने वाले किसी वर्कर या फिर वहां रहने वाले किसी भी रेजिडेंस अगल बगल को कोई भी समस्या होगी तो इसके लिए वो एब्सोल्यूट लायबल है, कोई एक्सक्यूज नहीं, आप उसके लिए लायबल हैं, उसके लिए आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, और यदि ये क्रिमिनल में जाएगा तो आप क्रिमिनल के लिए भी लायबल होंगे, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। इस हिसाब से हमारा ये लॉ ऑफ टॉर्ट भी खत्म हुआ। यदि यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट में कोई दिक्कत होगी तो आप फिर से ये वीडियो देख सकते हैं, और कोई समस्या होगी तो आप पॉज करके या स्पीड स्लो करके आप उसको पूरा नोट्स बकायदे बना लीजिएगा। बाकी मैं जैसा कहा हूं कि हर लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू कराया, हर लेक्चर पे एमसीक्यू कराया जाएगा, हर लेक्चर के बाद नहीं। ये एमसीक्यू सीरीज भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, अभी आप लोग का फॉर्म भी नहीं आया है, एग्जाम जैसे नजदीक आएगा हम एक एमसीक्यू का सेशन चलाएंगे, फिलहाल इस मंथ तो नहीं, फरवरी के बाद है। तो थैंक यू सो मच, फिर से हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।